हेलो क्लास। ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष शर्मा और मैं आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो ज्वालामुखी की डेफिनेशन है, ज्वाला उगलने वाले मुख को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। यानी वे एरिया, पृथ्वी के वे हिस्से जहाँ से अपने आप आग निकलती रहती है, उन्हें हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वाला, ये ज्वाला का मतलब होता क्या है, आग क्या मतलब क्या है, यानी कि पृथ्वी के अंदर स्थित जितना भी लिक्विड मटेरियल है, जो मैग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब हमारा ज्वाला के रूप में जाना जाता है। तो वही मैग्मा जब आपका बाहर निकलता रहता है तो उन एरियाज़ को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो अब ये ज्वालामुखी ये फटते क्यों रहती है, ज्वाला निकलती क्यों रहती है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो पृथ्वी के अंदर स्थित मैग्मा जब उच्च दाब स्थापित करता है, यानी जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, तो ये आप लोगों को समझना होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आंतरिक संरचना पढ़ी थी। उस आंतरिक संरचना में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी को हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। ऊपर वाला हिस्सा था आपका क्रस्ट, नीचे वाला हिस्सा था आपका मैग्मा, और उससे भी नीचे वाला हिस्सा था आपका कोर। जो आपकी क्रस्ट थी वो आपकी सॉलिड स्टेट में थी, जो आपकी मेंटल थी आपकी लिक्विड स्टेट में। तो अब होता क्या है, ये वाली जब लिक्विड स्टेट में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर के कंपैरिजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी के जो क्रस्ट का हिस्सा है, जो आपकी नीचे वाला जो हिस्सा है ना क्रस्ट का, ये वाला हिस्सा, आपकी क्रस्ट का ये हिस्सा जो है, इसको क्या करती है, ये तोड़ता रहता है और अपने अंदर मिलाता रहता है। यानी ये ऊपर जो क्रस्ट का नीचे वाला भाग होता है ना, तो इसमें जो चट्टानें होती हैं उनको मेंटल जो है तोड़ता रहता है हाई टेम्परेचर की वजह से, और फिर उसको अपने में मिलाता रहता है। तो जब वे चट्टानें घुलती हैं ना, जब टूटती रहती हैं, तो उनसे क्या होता है, अंदर अंदर एक मेंटल तो बनता ही है, मैग्मा तो बनता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, एक बहुत सारी गैसें बननी शुरू हो जाती है। उन गैसों की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। तो अब वो क्या करता है, जहाँ भी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जहाँ भी गैसें ज़्यादा हो जाती है, तो वहीं पर वे क्या करती हैं, क्रस्ट को तोड़ती हुई, क्रस्ट की जो कमज़ोर चट्टानें हैं उनको तोड़ती हुई विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। यानी कि क्या होता है, क्रस्ट के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको तोड़ती है मेंटल उसको तोड़कर क्या करती है, उस क्रस्ट के चट्टानों को क्या करती है, अपने में घोलना शुरू कर देती है, और घोलते हुए क्या करती है, गैसें रिलीज़ करती है, गैसें बनाती हैं बहुत सारी, और वे गैसें क्या करती हैं, हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। अब वे हाई प्रेशर होता है तो फिर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को होता है ना, मान लो मैंने आपकी क्लास ली है, कोई क्लास में मैं आपसे बैठा के आपको ये कह दूँ कि चलो आज मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ, और मैं आपको पढ़ाऊँ कुछ ना, 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, 20 मिनट हो जाए, मतलब कोई टॉपिक के वाली बात नहीं करूँगा और इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दूँगा, तो आपको क्या करेगा, आपको भी गुस्सा आ जाएगा ना। तो उस गुस्से को हम लोग क्या कहते हैं, हाई प्रेशर, यानी कि आपके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो उस गुस्से को कहीं तो निकालोगे ना। तो वैसे ही पृथ्वी भी करती है, क्या करती है, जब चट्टानों को तोड़ती है ना, तो बहुत सारी गैसें बन जाती हैं, उन गैसों की वजह से हाई प्रेशर बन जाता है। और वो प्रेशर निकालने के लिए कुछ तो जगह चाहिए होगी, तो फिर वो क्या करती है, आपकी जो क्रस्ट है, जो ऊपर की जो लेयर है ना, क्रस्ट मेंटल के ऊपर की जो लेयर है, इस क्रस्ट को वो क्या करती है, जहाँ भी उसको कमज़ोर चट्टानें मिलती है ना, वीक, तो उनको क्या करती है, उनको तोड़ना शुरू कर देती है, और वहीं से आपका विस्फोट के रूप में बाहर निकलने लगती है। क्या करती है, जब कहीं बहुत ही कमज़ोर होती है तो वहाँ से तो आराम से चट्टान टूट जाती है, और फिर वहाँ से क्या होता है, आपकी गैसें आराम से निकल जाती हैं। लेकिन जब क्या होता है, थोड़ी कमज़ोर की बजाय थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी सी सख्त चट्टानें हो जहाँ से होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वहाँ पर उनको गैसों को निकलने के लिए उतना आसान रास्ता नहीं मिल पाता, तो वो क्या करती है, तो उसको विस्फोट कर देती है, बड़े मुश्किल से तोड़ देती है, और फिर उस तोड़ने के बाद क्या करती है, बहुत धमाके के साथ वो मैग्मा बाहर फेंकती है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, इससे क्या होता है, अब जब अंदर का प्रेशर, जब वो अंदर गैसें थी ना, वे बाहर निकल जाएंगी, तो क्या होगा, पृथ्वी के अंदर के हिस्से में प्रेशर कम हो जाएगा।
प्रेशर कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो गैसें थी जिनकी वजह से प्रेशर बना हुआ था वो प्रेशर ख़त्म हो गया। अब प्रेशर ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, पृथ्वी एक बड़े विस्फोट से बच गई। यानी कि अगर अगर ये ऐसा ना करती, अपना विस्फोट करके ये गैस का अपना प्रेशर ना निकालती बाहर, तो क्या होता, ये क्या करती, अंदर ही अंदर इतनी सारी गैसें बन जाती कि अंदर ही अंदर पृथ्वी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती। और फिर ऐसा क्या होता, ऐसा ये होता कि मान लो जहाँ आप बैठे हो ना, तो वहीं पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता कि आपके बैठने की जगह के नीचे से ही मैग्मा निकलना शुरू हो जाता, धरती फट के मैग्मा बनना निकालना शुरू कर देती। तो फिर इसी से क्या होता, आपके बहुत सारी जहाँ जगह जगह धरतियाँ फटनी शुरू हो जाती और मैग्मा निकलना शुरू हो जाता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पृथ्वी ने अपने ही कुछ हिस्से पहले से ही ऐसे बना रखे हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। और इन ज्वालामुखियों को एक नाम और देते हैं पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व मतलब सुरक्षा वॉल्व। ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अच्छा क्या कर रखा है ना, पृथ्वी ने अपने आप में कुछ ऐसी जगह बना रखी है जहाँ से वो खुद ब खुद मैग्मा निकालने लगती है। नहीं तो अपनी जगह जहाँ आप बैठे हो ना, वहीं से धरती फटती है और अचानक से आपका मैग्मा निकलना शुरू हो जाता। तो पृथ्वी ने अपने लिए वो हिसाब किताब पहले ही बना के रखा हुआ है कि नहीं, मैं एक मेरी पर्टिकुलर जगह है, मैं वहाँ से आपकी ज्वालामुखी से अपना जो है मैग्मा बाहर निकालना शुरू कर दूँगी, अपना प्रेशर जो है वो ख़त्म करना शुरू कर दूँगी। ठीक है ना। अब कुछ मेन टर्म्स होती हैं वो आप लोगों को समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो मैग्मा यानी लिक्विड स्टेट जो बाहर निकलता है ना, वो जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे हम कहते हैं मैग्मा। और जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है, बिल्कुल जब फट के बाहर आ जाता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं लावा। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जब इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, चीज़ एक ही है, लिक्विड मटेरियल ही है वही। जब ज्वालामुखी फटता है, जब क्या होता है, लिक्विड निकलता है ना, तो जो वो लिक्विड आपका ज्वालामुखी के अंदर ही होगा तो उसे हम कहेंगे मैग्मा, लेकिन जब वो फट के बाहर आ जाएगा तो उसे हम कह देंगे लावा। ठीक है ना। अब जब वो फटता है तो क्या होता है, बहुत सारी गैसें भी निकलती हैं। तो उन गैसों में सबसे ज़्यादा तो आपको समझना होगा कि सबसे ज़्यादा तो गैसों में भी जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और फिर अन्य गैसें भी होती हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है कि इसका जो ज्वालामुखी होता है ना, मान लो ये आपका ज्वालामुखी है, तो ये जो आपका मुंह होता है ना, जहाँ से वो ज्वालामुखी अपना मैग्मा बाहर फेंकता रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है क्रेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझना क्या होता है ये। यानी वो इलाका, वो जगह है जहाँ से ज्वालामुखी अपना मैग्मा या लावा बाहर फेंकना शुरू कर देता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं क्रेटर। इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये आपका ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में ये जो आप लोग बाहर निकलता हुआ देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं लावा। ठीक है। साथ में बहुत सारी गैसें भी निकलती है, ये आपकी गैसें भी निकल गई, स्टीम भी निकल गई, जलवाष्प मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा क्या निकलती है, जलवाष्प निकलती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारी गैसें निकलती रहती हैं। तो यही चीज़ है लावा। जब ये बाहर आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं लावा, और जब ये पृथ्वी के अंदर ही होता है, ज्वालामुखी के अंदर ही होता है, तो तब इसको कहते हैं हम लोग मैग्मा। साथ में बहुत सारे टुकड़े भी रिलीज़ होते हैं, जैसे कि एक धमाका होता है ना, तो बहुत सारे टुकड़े भी रिलीज़ होते हैं, उनको कहते हैं हम वोल्केनिक बॉम्ब्स, यानी कि ज्वालामुखी बम। ठीक है ना। अब ज्वालामुखी होते कितने टाइप के हैं, तो हम लोग एक सिंपली इनको डिवाइड करते हैं एज ए विस्फोट की अवधि के बेस पर, यानी कि कितने टाइम में ये बार बार अपना विस्फोट करते रहते, तो उस बेस पर हम लोगों ने इसको डिवाइड भी किया हुआ है। एक होता है एक्टिव वोल्केनोज यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे तरह के होते हैं आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी, कई बार इनको हम लोग सुसुप्त भी कह देते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, प्रसुप्त और सुसुप्त दोनों एक ही वर्ड है। उसके बाद तीसरे हैं आपके शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। अब ये तीनों अंतर क्या है इन तीनों में, इन तीनों में डिफरेंस हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपका है एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, वे ज्वालामुखी जहाँ से लगातार लावा या फिर गैस निकलते रहते हैं, यानी कि लगातार में कुछ ना कुछ अपनी हरकतें करते ही रहते हैं, उनको हम लोग एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। यानी कि कभी शांत नहीं बैठे, हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करते ही रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ज्वालामुखी है, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, उनकी जगह बहुत पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ये एक्टिव वोल्केनो है या शांत वोल्केनो है या फिर बिल्कुल ही प्रसुप्त वाला वोल्केनो है। और फिर उनकी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पेपर में आपके डायरेक्टली आती है। जैसे कि आपका एक किलायू है,
ये हवाई द्वीप यूएसए के अंदर है, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो ये है, यानी कि यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिवनेस दिखाई जाती रहती है, या तो लावा निकलता है या फिर गैसें हमेशा ही निकलती रहती है। तो यानी कि हमेशा शांत, कभी शांत नहीं बैठा, हमेशा कुछ ना कुछ ये करता ही रहता है। उसके बाद है आपका स्ट्रोम्बोली, ये है आपका इटली के अंदर। एटना, कोटोपैक्सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटोपैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटना भी। ओजस डेल सैलिडो ये भी। और एक आपका लास्ट में मैंने लिखा हुआ है बैरन। बैरन आपका भारत का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो एक्टिव है, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है इनमें, लेकिन भारत के बारे में आपका बहुत पूछता है कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपका वोल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी है। तो वो आपका बैरन आइलैंड है, अंडमान निकोबार वाली साइड में। यानी कि अंडमान कहाँ है, आप जानते हो ना, भारत है। इधर तो लक्षद्वीप है और इधर की तरफ क्या है, सभी के सभी अंडमान निकोबार है। तो उन्हीं अंडमान निकोबार में से ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उन्हें हम अंडमान कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम लोग निकोबार कहते हैं। तो ऊपर वालों में जो आपका बैरन आइलैंड है, यहीं पर ये आपका ज्वालामुखी मिलता है हम लोग, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरी तरह के कौन से होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं प्रसुप्त या फिर डोरमेंट वोल्केनोज, ठीक है ना। अब ये कैसे होते हैं, एक्टिव वाले तो क्या थे, वे कुछ ना कुछ हमेशा निकालते रहते थे, या तो गैस निकालते रहते थे, अपनी जागता हुआ बताते रहते कि नहीं मैं शांत नहीं हूँ, मैं एक्टिव हूँ, बिल्कुल ही कुछ ना कुछ जागा हुआ हूँ, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इनमें कई टाइम से विस्फोट नहीं होता, ठीक है ना। क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम, काफ़ी टाइम बाद, मान लिया 50 साल बाद हो गए, 80 साल बाद हो गया, तो इस तरह की एक्टिवनेस दिखाई, यानी कि कुछ टाइम के लिए अपना एक्टिव दिखाया, उसके बाद फिर शांत हो गई। ये नहीं पता कि कब ये दोबारा ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो उनको कहते हैं हम लोग डोरमेंट, यानी काफ़ी टाइम हो जाता है इनको ऐसा कुछ किए हुए, एक्टिवनेस दिखाई हुई है, तो गैसें वगैरह दिखाई हुई, काफ़ी साल हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नारकोंदम, ये भारत में ही है, उत्तरी अंडमान में। याद रखना, जो बैरन है वो सक्रिय है, जो नारकोंदम है वो डोरमेंट है, यानी कि प्रसुप्त है। ये कभी काफ़ी टाइम हो गई इसको अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए, ठीक है ना। उसके बाद ये बिल्कुल शांत है। उसके बाद है आपका फ्यूजियामा, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत आता है पेपर में, जापान के अंदर है ये। विसुवियस है इटली के अंदर। क्राकाटाओ है आपका इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट तीसरे आपका जो तीसरे तरह के होते हैं आपके, कौन से होते हैं, शांत या फिर मृत। शांत या फिर मृत का मतलब है जो कभी जागते ही नहीं है, यानी कि इनको काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 150 साल के आसपास हो चुका है, 100-150 साल के आसपास। उसके बाद से इन्होंने कोई भी एक्टिवनेस नहीं दिखाई है, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि कई वर्षों से कोई सक्रिय नहीं, और विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। एक्चुअली हमको लोगों को कोई अंदाज़ा तो नहीं है कि कब से कब ये फटेगा, कब कहाँ प्रेशर बनेगा, लेकिन क्या है ना, इसके अंदर कुछ ये जगह मैंने आपके लिखी है, जैसे पोपा है, अंकाकुआ है, वो आपका किलिमंजारो है। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी टाइम हो गए, यानी 100-125 साल हो गए हैं, यहाँ पे कोई भी एक्टिवनेस किसी को भी दिखाई नहीं दी है, इसलिए हम लोग इसको शांत वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि आखिर ये जितने भी मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं दुनिया के अंदर मैप बनाता हूँ। मैप कैसे बनाता हूँ, जितने भी मेन सब के सब जितने भी ज्वालामुखी हैं उनको मैं एक मार्क करता रहता हूँ, यानी कि मैप में निशान बनाता रहता हूँ कि ज्वालामुखी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैं जब इन सभी ज्वालामुखियों को मिलाता हूँ तो फिर मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है कि इनको मैं एक इस तरह से एक जो है रिंग बन जाती है, यानी कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना, मैं वाइट कर देता हूँ इसको, इजीली दिखाई दे जाएगा। ये आपको एक रिंग दिखाई दे रही, जो मैं रेड कलर की जो है ना उसके ऊपर वाइट मार्क कर रहा हूँ, तो ये आपकी एक रिंग है। ये आपको ये सभी दुनिया के मेन लगभग 70-80% ज्वालामुखी इसी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन सबको मैं मिला दूँ तो ये मेरी एक छोटी सी रिंग टाइप में बन जाती है। रिंग बन गई है ना, ये देखिए कुछ इस तरह की रिंग बन गई। तो इसी रिंग को मैं कहता हूँ रिंग ऑफ फायर। क्या कहता हूँ, रिंग ऑफ फायर। तो ये है कहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रशांत महासागर में ये रिंग है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये रिंग, ये प्लेट आपकी प्रशांत महासागर की प्लेट है, यानी कि इसी प्लेट पर आपका पूरा का पूरा प्रशांत महासागर टिका हुआ है। तो यहीं पे ही बहुत ही कमज़ोर ये आपकी प्लेट है, और इसी प्लेट में आपके रिंग ऑफ फायर पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर मतलब यानी कि रिंग यानी कि वो सर्कल्स जहाँ फायर होती है, यानी कि ज्वालामुखी मिलते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिंग ऑफ फायर क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो रिंग ऑफ फायर क्या है, आपके सभी ज्वालामुखियों को मिलाने वाली एक सर्कल लाइन है और ये कहाँ पाई जाती है, ये आपके प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है ना। तो आज के लिए टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। आप आई होप ये आपको लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप लोगों को मेरे को ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।